नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसआर एजुकेशन फंडा में। जनरल साइंस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 10th के एमसीक्यूज। तो इसी सीरीज में हाजिर हूँ लेके बल तथा गति के नियम अर्थात फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो, पुलिस, डिफेंस, यूपीएससी या पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो। तो ज्यादा समय ना लेके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु अपने स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। ये कौन सा नियम है? तो ये कह रहा है कि कोई वस्तु है, मान लीजिए ये पिंड है, ये जैसी है वैसी बनी रहेगी जब तक कि कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए, कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये कौन सा वाला नियम है? ये नियम है गति का प्रथम नियम। कौन सा? गति का प्रथम नियम। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जो वस्तु है वो जब तक कोई बल ना लगे तब तक वह अपनी जड़त्व अवस्था में वहां पे ही रहती है। ठीक है, तो ये हुआ गति का प्रथम नियम। बल एवं गति की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम यह निष्कर्ष किसने निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं। तो जिसने नहीं पढ़ा है वो न्यूटन करके आएगा, लेकिन न्यूटन से पहले मैं बता दूं आपको, गैलीलियो साहब थे। कौन थे? गैलीलियो साहब थे, जिन्होंने सबसे पहले यह व्याख्या की कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तब तक वस्तु एक निश्चित गति से चलती रहती हैं। और उन्होंने इसको कैसे प्रैक्टिकली कैसे किया, इन्होंने एक नत्थ लिया इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से कुछ बॉल वगैरह छोड़ी, तो ये ऐसे ऐसे इस तरीके से ये नीचे आई, और एक नत्तल इधर भी था, तो कुछ ऊंचाई तक गई फिर नीचे आई वापस। ठीक है, तो इन बॉल की जो गति है, इनसे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक ये एक निश्चित गति से चलती रहेगी। सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यह न्यूटन के गति के नियम में से कौन सा है? अभी मैंने बताया था, कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहने की कोशिश करती है, और यदि वो गतिमान है तो वो गतिमान ही बने रहने की कोशिश करती है। ये ध्यान रहे, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। कोई वस्तु यदि गतिमान है तो उस पर बाह्य बल लगा के क्या करते हैं, हम उसे रोकते हैं। तो तब रुकती है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, या जैसे जो घर्षण है वो भी बाह्य बल है उस पर। ठीक है, इस तरीके से कोई वस्तु स्थिर है तो वो भी बिना बल के नहीं बढ़ेगी, यानी कि वो गति नहीं करेगी। तो ये जो नियम है, क्या है, ये कई बार पूछा गया है। हर एक वस्तु गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात यदि वो स्थिर है तो स्थिर रहने की कोशिश करेगी, और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हुआ गति का प्रथम नियम। ये दूसरी लैंग्वेज में है, गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट है, जब तक किसी रुकी हुई वस्तु पर लगने वाले सभी बल संतुलित होंगे तब तक वह वस्तु क्या होगी? तो देखिए, यदि कोई वस्तु है और ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है, यदि इस पर सारे बल ऊपर से, नीचे से या साइड से, ये सब संतुलित हैं, बैलेंस्ड है, ठीक है, यदि सारे जो फोर्स हैं वो बैलेंस है तो क्या रहेगी, वो उसी स्थिति में बनी रहेगी, क्योंकि सारे संतुलित बल होंगे। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा विराम की अवस्था में होगी। किसमें होगी? विराम की अवस्था में। प्रथम लोलक घड़ी की संरचना करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो प्रथम लोलक घड़ी की संरचना करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? वो थे गैलीलियो। कौन थे? गैलीलियो। काफी इंपॉर्टेंट है। वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परित कक्षीय गति करते हैं, ना कि पृथ्वी के परित, जबकि यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे कौन? गैलीलियो साहब। कौन थे? गैलीलियो साहब। इन्होंने कहा कि नहीं, इससे पहले जो विचारधारा थी वो क्या थी, जो पृथ्वी है उसके चारों ओर जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने इस अवधारणा को गलत साबित किया, और इन्होंने कहा नहीं, सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा? गैलीलियो।
बल लगाने से निम्न में से कौन सी घटना घटित हो सकती है? बल लगाने से कौन सी घटना घटित हो सकती है? रुकी हुई वस्तु में गति प्रदान की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। गतिशील वस्तु को रोकी जा सकती है, ये भी सही है, बल लगाकर गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है। वस्तु की आकृति बदली जा सकती है, जैसे एक गुब्बारा ले लीजिए और इस पर आप फोर्स लगाएंगे दोनों ओर से, ऊपर से नीचे से, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसकी आकृति चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आकृति बदली जा सकती है। तो आंसर हुआ उपरोक्त सभी। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वस्तुओं का यह गुण कहलाता है। तो सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, ये तो था न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, ओके, गति का प्रथम नियम। चलिए, लेकिन ये जो गुण है ना, ये क्या कहलाता है? अवस्था में परिवर्तन का विरोध, यानी कि एक जगह रहने की प्रवृत्ति है ना, ये क्या है? यानी कि एक जैसा बने रहने की प्रवृत्ति, एक जैसा बने रहने की प्रवृत्ति है, वो है जड़त्व। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है बल। कौन सा? बल। बल हमेशा युगल रूप में होता है। किसमें? युगल रूप में। यदि कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई बुक है, ठीक है, ये बुक किसी टेबल पर रखी हुई है, तो यहां पे ये लग रहा है, बल कौन सा लग रहा है? एक तो गुरुत्व बल लगेगा पृथ्वी का, ठीक है, दूसरा इस पर टेबल भी एक बल लगा रही है ऊपर की ओर, ठीक है, तो एट ए टाइम इस पे कम से कम दो बल लगेंगे ही लगेंगे। तो एक बल जो है अकेला नहीं लगता है, या तो इधर से कोई बल लग रहा है तो उधर से भी कोई बल लगेगा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया टाइप का जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बल जो है वो हमेशा युगल रूप में होता है। आंसर हो जाएगा बल। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का जड़त्व अधिक होगा? किस वस्तु का जड़त्व अधिक होगा? मैं आपको बता दूं, जिस वस्तु का जो मास है, क्या है? मास, द्रव्यमान ज्यादा होता है, उसका जड़त्व अधिक होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान इनटू वेग, mv, ये क्या होता है? तो ये होता है संवेग। क्या होता है? संवेग। संवेग मतलब p जिसे कहते हैं, तो p इक्वल टू mv। नेक्स्ट है संवेग का मात्रक है। संवेग का मात्रक क्या है? तो संवेग, संवेग, संवेग यानी p बराबर क्या होता है? mv। संवेग का जो फॉर्मूला है वो क्या है? p इक्वल टू mv। m मास किस में आता है? kg में। और वेग, वेग होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऐसे भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, और दूसरा यहाँ ये दिया हुआ है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आंसर ऑप्शन बी। संवेग का मात्रक कई बार पूछा जाता है, याद रख लीजिए। अब आता है बल। बल, बल बराबर क्या है? तो बल क्या है? बल क्या है? आपको बड़ी आसानी से फॉर्मूला कहाँ से आता है? कोई वस्तु है ना, उस पर जब बल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है, और मास उसके साथ रहता ही है। ठीक है, क्या रहता है? मास उस वस्तु का रहता ही है। तो ये दोनों का जो गुणनफल है वही बल हो जाएगा। ठीक है, तो बल यानी F बराबर हो जाता है ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक याद रखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का होगा kg, ठीक है, किलोग्राम, और त्वरण, ये जो त्वरण है ये क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो
इसका मात्रक दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो दे दिया जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरा बल का दे दिया जाता है न्यूटन, जो तो काफी आसान है। ये तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, ये होते हैं बल का मात्रक। किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? एम, जो मास जो होता है ना, ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है उसके जड़त्व की माप, वस्तु के जड़त्व की माप। यानी कि द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जो जड़त्व है वो भी उतना ही ज्यादा होगा। निम्नलिखित में से न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर आधारित घटनाएं हैं। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम था वो क्या था? वो था जड़त्व का नियम, है ना, जड़त्व का नियम। या इसको कह सकते हैं कि एक वस्तु जो है वो क्या करती है, अपनी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए पहला क्या कह रहा है, कम वेग से फेंका गया पत्थर खिड़की के शीशे से टकराने पर उसे बहुत से टुकड़ों में तोड़ देता है, जबकि अत्यधिक वेग से गति करने वाली बंदूक की गोली शीशे में एक स्पष्ट छिद्र बना देती है। तो कम स्पीड से यदि फेंकते हैं तो वो शीशों को टुकड़ों में तोड़ देती है, वस्तु को, वस्तु हुआ ना शीशा, ठीक है। लेकिन यहाँ गोली मारी जाए तो गोली एकदम छिद्र, एकदम पतला सा छिद्र छोड़ेगी। तो कारण क्या है, जो शीशा है वो एक ही स्थिति में बने रहने की कोशिश करता है। कैसी में? एक स्थिति में बने रहने की कोशिश करता है। तो जो पत्थर है वो कम वेग से फेंका जाएगा तो वो इसको तोड़ देगा, लेकिन गोली क्या करेगी, गोली एकदम निकल जाए। क्यों? क्योंकि शीशा तो वहीं बने रहने की कोशिश करता है और उसकी स्पीड ज्यादा होती है गोली की, तो वो एक छिद्र बना देगी। ठीक। दूसरा है, पेड़ की टहनियों को हिलाने पर उसके पत्ते और फल टूटकर गिर जाते हैं। तो कोई जो पेड़ होता है आपका, उसमें जो पत्ते और फल हैं वो जड़त्व के नियम का पालन करते हैं, क्योंकि दोनों जब टहनी हिलती है, जो टहनी जब हिलती है तो ये दोनों उसका विरोध करते हैं, तो पत्ते नीचे गिर जाते हैं और फल भी नीचे गिर जाते हैं। तो ये हुआ न्यूटन की गति के प्रथम नियम का पालन। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। तो ये जो धूल के कण होते हैं ये बेचारे जड़त्व के नियम का पालन करते हैं, हिलना नहीं चाहते, तो ये क्या करते हैं, झड़ जाते हैं वहां से। रुकी हुई गाड़ी के अचानक से चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, या चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जैसे हम बस की सीट में बैठे हुए होते हैं और वो एकदम चल जाती है तो हम पीछे की ओर झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना वो जड़त्व का पालन करती है, वो चाहती है कि जिस स्थिति में हूं उसी में बैठी रहूं, लेकिन गति के साथ साथ क्या होती है, वो पीछे झुक जाती है। इसीलिए झुकती है क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसके लिए तैयार नहीं होती है मोमेंटम के लिए, तो वो जड़त्व के नियम का पालन करती है, इसलिए एकदम या तो पीछे झुक जाएगी, ब्रेक लगेंगे तो एकदम आगे झुक जाएंगी। ठीक है, तो आंसर हुआ इसमें इनमें से सभी। तो ये सारे आप याद कर लीजिए, मैंने इसीलिए लिखे हैं एग्जाम्पल, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है। ये 100% कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछते रहते हैं एग्जाम्पल्स को। नेक्स्ट भी मैंने एग्जाम्पल्स का ही लिया है कि कौन सी जो घटना है वो गति के प्रथम नियम पर आधारित है। तो इसमें चलती हुई बस या रेल से उतरने वाला व्यक्ति आगे की ओर गिर पड़ता है यदि उसके साथ दौड़े नहीं तो। जैसे ही उतरेगा तो क्योंकि रेल और बस तो चलती रहती है तो उसके साथ साथ उसे दौड़ना पड़ेगा, नहीं दौड़ेगा तो क्या करेगा, गिर जाएगा। एक खिलाड़ी को लंबी कूद लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ना पड़ता है, तो ये भी गति के प्रथम नियम का पालन करता है। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं, ये भी गति के प्रथम नियम का पालन करते हैं, क्योंकि जो हथौड़ा है उसका ये हत्था है, इसमें जब हथौड़ा लगा रहता है यहाँ पे, है ना, इसको नीचे लाने के लिए, यहाँ जैसे खिसकाना में टाइट करना, नीचे लाने के लिए यहाँ जमीन पे इस सिरे को मारना पड़ेगा बार बार। ठीक है ना, तो ये भी गति का प्रथम नियम है। यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड, उस पर एक सिक्का रखें और पोस्ट कार्ड को आगे की ओर झटका दें तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिरता है,
जबकि सिक्का ग्लास के पानी में गिर जाता है। ये भी गति का प्रथम नियम है। यदि कोई ग्लास है और उस पर कोई पोस्ट कार्ड रखा हुआ है, ठीक है, और इस पे रखा हुआ है एक सिक्का, ओके, इसको एकदम झटका दें यदि इस पोस्ट कार्ड को, तो एक पोस्ट कार्ड तो निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन ग्लास में ये जो सिक्का है ना, ये यहीं गिर जाएगा। क्यों? ये जड़त्व के नियम का पालन करता है और वो पोस्ट कार्ड जो है आपका इधर निकल जाएगा। ये भी न्यूटन की गति के प्रथम नियम का पालन करेगा। तो ये चारों के चारों आप याद कर लीजिए, ये आते रहते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है? किसका जड़त्व अधिक होगा? जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, है ना, मास ज्यादा होगा, यही बताया था मैंने। जड़त्व की माप क्या है? द्रव्यमान। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा। तो यहाँ किसका होगा? यहाँ साइकिल, रेलगाड़ी, ट्रक और सिक्का, इनमें से किसका होगा? रेलगाड़ी का। तो जड़त्व किसका ज्यादा है? यहाँ रेलगाड़ी। निम्नलिखित में से संवेग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? संवेग के संबंध में, संवेग क्या था? P = mv, ठीक है, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखिए, आंसर संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, बिल्कुल सही है। यह द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, तो ये भी सही है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। और फिर कहा यह एक अदिश राशि है। अदिश, ये गलत दे दिया, क्या है? ये अदिश नहीं है। संवेग जो होता है वो सदिश राशि होता है। कौन सी होता है? सदिश राशि। ऐसे लिखा जाता है, वेक्टर, ये डायरेक्शन = mv, ठीक है। ये क्या है? सदिश राशि है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? ये असत्य है। संवेग सदिश राशि पूछा जाता है कई बार, संवेग सदिश है या अदिश है, तो याद रखना है संवेग सदिश राशि होती है। वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव निर्भर करता है। वस्तु के द्वारा जो प्रभाव होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो आपने देखा अभी, मान लीजिए एक कार है, क्या है? कार है ना, इससे आके बाइक टकराती है ना, तो कार पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कार वहीं खड़ी रहेगी, ठीक। लेकिन इससे आके कोई ट्रक टकराता है तो क्या होगा? ये कार को काफी दूर तक फेंक देगा, है ना। यहाँ पे क्या चीज मैटर करती है? यहाँ पे एक तो ट्रक का क्या है? द्रव्यमान ज्यादा है, ठीक है ना, बाइक का द्रव्यमान कम है। दूसरा स्पीड, स्पीड का यानी कि जो वेग है उस पर भी निर्भर करेगा। ट्रक का वेग यदि बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? डैमेज ज्यादा होगी, कार को दूर तक फेंकेगा, है ना, दूर तक जाएगा। ट्रक का वेग कम है तो इस पे जो हिट लगेगा यानी कि जो प्रभाव लगेगा, इम्पैक्ट आएगा, वो थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो दो चीज है, द्रव्यमान और वेग, इस पर निर्भर करता है। संवेग नामक भौतिक राशि को किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो संवेग जो P है इसको किसने प्रस्तुत किया? इसे न्यूटन ने किया। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तो ये क्या कह रहा है? किसी वस्तु में के संवेग में परिवर्तन की दर, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका कोई संवेग P है, ठीक है, और वो इस संवेग से चल रही है ना, इस पर एक असंतुलित बल लगा दिया जाए F, तो इसकी जो दिशा होगी, इधर से बल लगा रहे हैं तो इधर मूव करेगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसने यही कहा है, असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होगी। कौन सा नियम है ये? ये नियम है गति का द्वितीय। कौन सा? गति का द्वितीय नियम। यहां से ही निकलता है क्या? बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर ma। कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, बल का जो सूत्र है वो कहां से प्राप्त होता है? वो गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन से हैं? द्वितीय नियम के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं? यानी संवेग में परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए,
क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे और खींचता है, क्योंकि उसके संवेग को कम करता है। ठीक है, धीरे धीरे खींच के इम्पैक्ट को कम करता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका अनुप्रयोग है। ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को क्यूसन या बालू पर कूदना होता है, जिससे क्यूसन से क्या होता है, संवेग में परिवर्तन आ जाता है और चोट कम लगती है। ठीक है, अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। तो ये भी गति के द्वितीय नियम का पालन करता है। आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, यदि कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए कार्य करे तो बल तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल F इंटू टी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आवेग या संवेग में परिवर्तन। ठीक है, ये दोनों ही सही है। आंसर हो जाएगा बी एंड सी दोनों। निम्नलिखित में से न्यूटन की गति के दूसरे नियम पर आधारित घटनाएं कौन सी है? गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक, ये शॉक को शॉक कर लीजिए। ठीक है, शॉक शोषक लगाए जाते हैं ताकि बाह्य झटका कम लगे, जो शॉक है ना, वो कम लगे। तो ये स्प्रिंग लगाई जाती है इसके लिए, या शॉक शोषक लगाए जाते हैं झटका कम लगे इसके लिए गाड़ियों में। तो ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का पालन करता है, बिल्कुल सही है। समान वेग से आते हुए क्रिकेट की गेंद एवं टेनिस गेंद में ऐसे टेनिस की गेंद को कैच करना आसान होता है। यहाँ मैं से कर लो। ठीक है, टेनिस गेंद में से और क्रिकेट की गेंद में से टेनिस की गेंद को कैच करना आसान होता है, क्योंकि उसमें जो द्रव्यमान होता है वो कम होता है। वेग यदि सेम हो तो जो संवेग है वो फिर भी कम होगा, क्योंकि द्रव्यमान कम होगा। ठीक है, तो ये गति के द्वितीय नियम का पालन करता है। तीसरा, सीमेंट से बनी फर्श पर गिरने की तुलना में गद्दा या मिट्टी पर गिरने पर कम चोट लगती है, क्योंकि वहां पे क्यूशन मिल जाता है ना। और जब क्यूशन आ गया मतलब वहां संवेग में परिवर्तन का एक फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका उपरोक्त सभी। ये एग्जाम्पल्स मैंने इंक्लूड इसीलिए किए हैं ताकि आपको ये याद रखने हैं, इनमें से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी? 2 किलोग्राम वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। तो देखिए, दो वस्तु दे रखी है। पहली दे रखी है 2 केजी की, और इसको कहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करना है। दूसरी 4 केजी की वस्तु दे रखी है और इसको त्वरित करना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से। ठीक है, तो द्रव्यमान दे रखे हैं दोनों के और त्वरण दे रखा है। ठीक है, त्वरण मतलब ए। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक, बल निकाल लो दोनों का। पहली वाली का निकालोगे तो क्या आ जाएगा? F इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 केजी इंटू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। और दूसरी वाली वस्तु का निकालोगे तो इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा बल? 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये क्योंकि 4 क्या है, m इसका 4 है दूसरी वाली वस्तु का मास, और त्वरण कितना है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ए त्वरण, ये कितना हो जाएगा? 8 है। ठीक है, अब बल किस पे ज्यादा लगा? इसका मतलब पहली वाली। ठीक है, 2 केजी द्रव्यमान वाली। ओके, तो 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में ज्यादा बल लगेगा। तो यह आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में ज्यादा बल लगेगा। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। यह दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। यह गति का कौन सा नियम है? यह गति का तृतीय नियम है। कौन सा है? तृतीय नियम है। तृतीय नियम कहता है, मान लीजिए एक ये दीवार है, ठीक है, और इससे कोई स्प्रिंग, आप ये स्प्रिंग है ना, और यहाँ पे फिर हुक लगा हुआ है, फिर एक स्प्रिंग है, इसे आप खींच रहे हैं।
ठीक है। इसे आप इधर से यदि खींच रहे हैं तो आप इधर से तो एक बल लगा ही रहे हो, एक फोर्स आप यहाँ से इधर की ओर लगा रहे हो, तो ये भी क्या करेगी, इसके विपरीत एक बल लगाएगी। तो एक बल इधर और एक बल इधर, यानी कि यहाँ हो रही है क्रिया, तो इसके विपरीत क्या हो रही है, प्रतिक्रिया। ठीक है। ये नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो। तो ये कहता है कि हम कोई भी क्रिया करते हैं उसके फलस्वरूप या उसके अपोजिट एक प्रतिक्रिया भी होती है। जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, कोई इधर बल लगाया तो इसके विपरीत एक और बल यहाँ भी लगेगा। ठीक है। और क्या होगा, परिमाण में सदैव समान होगा, दिशा में विपरीत। तो क्लियर, गति का तृतीय नियम। चलिए, बल सदैव होता है। बल मैंने बताया था कैसा होता है, हमेशा युगल रूप में होता है, अकेला नहीं होता। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा नियम है, ये अभी बताया था मैंने आपको, दूसरे रूप में पूछा जाता है, गति का तृतीय नियम। निम्नलिखित में से न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित घटना है रॉकेट का प्रक्षेपण। तो रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है उसमें रॉकेट ऊपर जाता है, लेकिन नीचे भी आप एक बल देखते हो, जो नीचे आप देखते हो ना, ऐसे धुआं का सा गुबार, जो अग्नि सी फील होती है आपको फायर जैसे, वो नीचे की ओर फोर्स है। ठीक है। और ये ऊपर की ओर रॉकेट जाता है, तो ये ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, एक नीचे की ओर फोर्स लगता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बल आपस में अपोजिट दिशा में लग रहे। रॉकेट का प्रक्षेपण तृतीय नियम का पालन करता है। किसी व्यक्ति का किनारे से लगे नाव से कूदना, ये भी तृतीय नियम का पालन करता है, क्योंकि व्यक्ति जैसे नाव से कूदता है, एक फोर्स इधर लगता है, एक नाव पे लगता है, तो नाव थोड़ी सी पीछे की ओर झुकती है, जाती है, थोड़ी सी धक्का लगता है उस पर। ठीक है। तो दो फोर्स अपोजिट यहाँ भी लगते हैं। दूसरा, बंदूक से गोली चलाने और पीछे की तरफ धक्का लगना। बंदूक से जब भी गोली छूटती है आपकी, ये मान लीजिए बंदूक है, यहाँ से गोली छूटती है, इधर गोली जा रही है, ठीक है, और ये बंदूक पीछे की ओर बल महसूस करेगी, तो दो फोर्स लगेंगे, एक गोली की दिशा में और एक गोली के अपोजिट। ठीक है। लास्ट है, फर्श पर चलने के लिए हम पंजों से फर्श को पीछे की ओर धकेल देते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। हम चलते हैं तो एक्चुअल में हम चलते हैं तो क्या करते हैं, पृथ्वी को या फर्श को पीछे की ओर धकेलते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्रिया करते हैं, ओके, और उसके फलस्वरूप जो होता है प्रतिक्रिया होती है, तो दो बल अपोजिट यहां भी लगते हैं। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, चारों के चारों ही ये सभी न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करते हैं, या न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित घटना है। एक ना एक पूछते रहते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छी तरह याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित घटना है। फिर से ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं कि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, नाव खेने के लिए पतवार से पानी को पीछे धकेलना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी के टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना, ये सभी गति के तृतीय नियम का पालन करते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सबसे सही सूत्र होता है गति का प्रथम समीकरण, v = u + at। लेकिन ये तो ऐसे कैसे यहाँ दिया नहीं है, तो a बराबर दे रखा है, सभी में a दे रखा है, तो यहाँ से a निकाल लीजिए। ठीक, कैसे निकालेंगे a? यहाँ से v - u को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा बराबर 80। ठीक है। और a को यहाँ से निकालेंगे तो ये t इनके नीचे आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, तो v - u अपॉन t बराबर a। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, a = v - u अपॉन t। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है इसमें? यहाँ पे ये ऑप्शन है पहला, a = v - u अपॉन t। यहाँ पे v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण हो ही गया है और t समय है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है। ऐसे क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ना होता है। ऑप्शन देखिए,
क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो होते हैं वो मान में हमेशा समान होते हैं। ये गति का तृतीय नियम था। क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में समान होते हैं और सभी वस्तुओं पर एक समान त्वरण उत्पन्न करते हैं। ये गलत है, सभी वस्तुओं पर एक समान त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। कारण है क्योंकि हर किसी का जो है द्रव्यमान वो अलग अलग होता है। भले मान में बल समान हो, लेकिन ये जो द्रव्यमान है इसकी वजह से क्या होगा, वहां त्वरण अलग अलग होगा। ठीक है, मान लीजिए एक बाइक है और एक ट्रक है, अब बल तो समान लगेगा। ठीक है, समान बल लगाने पर त्वरण इनमें समान उत्पन्न नहीं होगा। बाइक में ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, ट्रक में कम होगा। ठीक, नेक्स्ट है, बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। तो जो मैंने अभी बताया था वही है, बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा होता है तो उसका त्वरण कम होगा और गोली में त्वरण ज्यादा होगा। ये सही है। ये वाला असत्य हो गया था, इसका जो सेकंड पार्ट था। ठीक है, दूसरा, नाविक के नाव से कूदने पर गति के तृतीय नियम का पालन होता है। तो ये उसका एग्जाम्पल था ही। तो ये 3 तो सत्य है और ये वाला असत्य है। कौन सा है? ये असत्य है। किसी विलग निकाय में कुल संवेग संरक्षित रहता है, यह कौन सा नियम है? ये नियम है, किसी विलग निकाय में कुल संवेग संरक्षित रहता है। ये है संवेग संरक्षण का नियम। कौन सा? संवेग संरक्षण का नियम। मान लीजिए कोई 2 पिंड है, ठीक है, इनमें होती है टक्कर और एक का द्रव्यमान m1 है और एक का m2 है। इसका मान लीजिए u1 है और इसका u2 है, वेग शुरू में। ओके, इनमें होती है टक्कर और टक्कर के बाद क्या होता है, ये दोनों के ये चेंज हो जाते हैं। क्या? वेग। ओके, द्रव्यमान तो वही रहेगा m1, तो वेग हो गया v1 और इसका वेग हो गया, द्रव्यमान तो m2 वही रहा लेकिन वेग हो गया v2। तो ये संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 होगा। यानी कि कुल मिला के इनका जो संवेग है, ये भाई v बराबर क्या है, mv यानी वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। तो ये टोटल जो संवेग है, कुल संवेग क्या है, कुल संवेग, इसके दोनों के कुल संवेग के बराबर हुआ। यानी कि टक्कर से पहले का संवेग कुल और टक्कर के बाद का कुल संवेग, ये दोनों क्या होंगे जी, बराबर होंगे। P1 इक्वल टू P2 ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ संवेग संरक्षण का नियम। संवेग में परिवर्तन बराबर होता है। संवेग में जो परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होगा, यानी कि उस पर जितना बल लगेगा उतना ही संवेग में परिवर्तन होगा। तो आरोपित बल के, संवेग में परिवर्तन आरोपित बल के बराबर होगा। बल की माप की जा सकती है। बल की माप कैसे की जा सकती है? न्यूटन गति के प्रथम नियम से, गति के द्वितीय नियम से या तृतीय नियम से। तो मैंने बताया था आपको, गति के द्वितीय नियम से बल की माप की जा सकती है। ये कहता है F बराबर ma। नेक्स्ट है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से देखिए केजी क्या है, द्रव्यमान है m, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, त्वरण। और ये तो किसका फॉर्मूला है, F का। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, है ना, आसान। ठीक है, तो ये हुआ बल का, किसका है, बल का मात्रक। दूसरा क्या होता है इसका, न्यूटन भी होता है। ठीक है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन 1 किलोग्राम जो द्रव्यमान वाली वस्तु है उसको त्वरित करने में जो बल लगेगा वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, तो त्वरण हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन समतुल्य है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, ये होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। ये कई बार पूछा जाता है। 1 न्यूटन
बराबर 10⁵ डाई। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका समवेग हो जाता है। तो समवेग था p बराबर mv। अब ये वेग को आधा करेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा, आधा करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा mv/2, यानी कि आधा हो गया। ठीक है, पूरे पे इम्पैक्ट आया इस पे, तो वेग भी क्या हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा। तो वेग को आधा करेंगे तो संवेग भी क्या हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा। 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण कितना होगा। कितने किलोग्राम की दे रखी है, मास इक्वल टू 5 केजी और बल दिया हुआ है 25 न्यूटन और पूछा क्या है, त्वरण। ए बराबर क्या पता है हमें, F बराबर ma होता है। ए बराबर हो जाएगा F/m। ठीक है, ओके। तो F की वैल्यू रख दो, F बराबर क्या है 25 न्यूटन, अपॉन M की वैल्यू रख दो, M बराबर क्या दिया हुआ है 5 केजी। 5 आ गया कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अंशवर त्वरण का क्या हुआ, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। घड़ी के मिनट की सुई के टिप की गति को देखते हुए बताएं, 1 घंटे में विस्थापन 0 है, तय दूरी 0 है, औसत चाल 0 है, औसत वेग 0 है। तो देखिए, ये मान लीजिए कोई घड़ी है, ओके, और यहां से कोई चीज चलती है और यहां से वापस वो 1 घंटे में यहीं आ जाती है, तो विस्थापन तो 0 हो गया। क्या हो गया, विस्थापन क्या होता है, वस्तु की प्रथम स्थिति से कौन सी, अंतिम स्थिति। ठीक है, तो अंतिम स्थिति क्या है, वही है। ठीक है, तो विस्थापन ये वाला 0 हो जाएगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा। तय की गई दूरी तो तय करेगी। ठीक है, ये दूरी मापेंगे हम तो ये दूरी तो आएगी, तो ये 0 नहीं है। ठीक है, दूरी 0 नहीं होगी। औसत चाल क्या होता है, चाल होता है दूरी अपॉन समय। तो दूरी 0 नहीं है, तो 1 घंटे में जो दूरी चली गई है तो ये भी 0 नहीं होगा, क्योंकि दूरी की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 0 नहीं होगा। औसत वेग, तो वेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन समय। ठीक है, विस्थापन यदि 0 है तो वेग भी क्या हो जाएगा, 0/समय। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये और ये 2 0 होंगे और ये 0 नहीं होगा। कौन सा, दूरी और चाल। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 और 4। ये दोनों कथन क्या है, सत्य होंगे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य पूछा है, असत्य पूछता तो 2 और 3 हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार, ये आएगा कहां से, बल बराबर mg से। ये जो गुरुत्वाकर्षण है वहां पे आता है, जहां पे गुरुत्व बल जो होता है वह गुरुत्व त्वरण से निकाला जाता है और g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ 1 केजी दिया है, 1 × 9.8 न्यूटन हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर में 9.8 न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। कौन से पे, तृतीय नियम पर। आवेग क्या होता है, आवेग होता है संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आवेग और संवेग एक चीज नहीं होती है, अलग अलग होती है। संवेग में परिवर्तन जो होता है वो आवेग कहा जाता है। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। तो p बराबर हमने क्या पढ़ा था,
mv, m द्रव्यमान की वस्तु है, वेग v है, तो उसका संवेग क्या होगा, ये हो जाएगा mv। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितने बल की आवश्यकता होगी। ऐसे क्वेश्चन काफी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल को देख के स्टूडेंट्स थोड़ा डर जाते हैं। डरना नहीं है, लॉजिक लगाना है। बल पूछा है ना, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बहुत आसान है। ठीक है, द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, 5 kg। ओके, और त्वरण कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कर दो मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 25। बल है तो न्यूटन। ठीक है, 25 न्यूटन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कथन ए, हमारा पैदल चलना गति के तृतीय नियम का पालन करता है। स्पष्टीकरण है, हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। पृथ्वी भी आपके पैर पर उतना ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है, जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल दोनों ही सही है, ये भी हमारा सही है और ये स्पष्टीकरण भी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एक कार और एक ट्रक के रेखीय संवेग समान है। क्या कह रखा है, कार और एक दिया है ट्रक। इसका P1 है, इसका मान लीजिए P2 है। दोनों में से किसकी चाल अधिक होगी, तो P1 बराबर P2। दोनों का संवेग तो बिल्कुल समान दिया हुआ है, लेकिन संवेग बराबर क्या होता है, mv, है ना, mv। m1 v1, m2 v2, ये दोनों अलग अलग होंगे। अब जिसका द्रव्यमान कम है, यदि ये मान लीजिए कुछ भी, मैं बराबर कैसे करूंगा इसको, ये बराबर दे रखा है, तो कार का द्रव्यमान मान लीजिए 1000 kg है। कितना है, 1000 kg है। और ट्रक का द्रव्यमान कितना है, ट्रक का द्रव्यमान है 5000 kg, है ना। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए, है ना, इसको कम से कम 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 1 से, है ना, तब बराबर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 5000 आ जाएगी और यहाँ पे भी 5000। अब देखिए आप, मुझे ये द्रव्यमान मान लीजिए शुरू में ये कार का है और ये ट्रक का है, इसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता। अब कहा है उसने किसकी चाल अधिक होगी, तो चाल हमेशा कम द्रव्यमान वाले की ज्यादा होगी। ये ध्यान रखना है आपको कि इसकी चाल कम द्रव्यमान वाले की, क्योंकि बराबर करने के लिए मुझे ये 5 करना पड़ा। ठीक है, इसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड करनी पड़ी, इसकी 1, तब जाके बराबर हुए 5000 बराबर 5000। तो कार जो है उसकी चाल क्या होगी, ज्यादा होगी, और ट्रक की चाल क्या होगी, कम होगी। ठीक, यहाँ कार की चाल ज्यादा होगी, भले ही उनका संवेग बराबर हो। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, वेक्टर नहीं है। सदिश राशि कौन सी नहीं है, तो विस्थापन, वेग और बल, ये सब सदिश है, लेकिन आयतन जो है ना, वो आपकी सदिश राशि नहीं है। ठीक है, 2 kg के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने का वेग क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, दिखने में टफ है। तो देखिए ये क्या कहता है, जो संवेग संरक्षण का नियम है वो क्या कहता है, वो कहता है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। यहां से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आंसर, इनका जो प्रारंभिक वेग है पिस्टल और बंदूक दोनों का ही, वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो इससे तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो, ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 प्लस 0। द्रव्यमान कुछ भी हो, लेकिन वेग 0 है, तो इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। बाद में क्या है, इसका द्रव्यमान कितना था, ये जो m1 है ये मैं मान लूं कि पिस्टल का है,
और ये गोली है ना। तो पिस्टल का जो द्रव्यमान था वो दे रखा है 2 kg और वेग इसका दिया नहीं है, वेग पूछा है v1 प्लस जो गोली है उसका द्रव्यमान दिया हुआ है 20 ग्राम। 20 ग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में तो 0.02 किलोग्राम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसके वेग से, 150 दे रखा है, 150 मीटर पर सेकंड। अब निकालिए, अब क्या कह रखा है, 0 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 2v प्लस यहां ये आ जाएगा आपका कितना 3, कितना 3। ओके, अब देखिए आप इसको इधर ले जाइए 0 की ओर, है ना। तो -2v इक्वल टू 3 रह जाएगा, है ना। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/2 यानी कि 1.5 माइनस में ओके मीटर प्रति सेकंड। ये आ जाएगा पिस्टल का वेग। ये v को मैं वापस v1 रख देता हूं। ओके ठीक है, तो v1 बराबर क्या आ गया -1.5 मीटर प्रति सेकंड। आंसर ऑप्शन सी, विपरीत दिशा में। माइनस का मतलब क्या है, विपरीत दिशा। तो ये थे बल और गति से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो। अभी मैंने इसमें जटिल क्वेश्चन नहीं डाले हैं, तो इसका ये पार्ट 1 था और पार्ट 1 में मैंने सरल क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके जटिल क्वेश्चंस डालूंगा। तब तक के लिए सबक है, शुभ रात्रि, शुभ दिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।